आज हम जानेंगे आपके इतिहास का अध्याय 1। क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। आज हम देखेंगे इतिहास का अध्याय 1, जिसका शीर्षक है क्या, कब, कहाँ और कैसे। रशीदा का सवाल। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। रशीदा का सवाल बिल्कुल सही है। आपने भी कई बार ऐसा सोचा होगा कि आज से 10 साल पहले क्या हुआ है, क्या हुआ होगा, आज से 15 साल पहले क्या हुआ होगा। अक्सर जब भी यह प्रश्न आपके मन में आता है, तब आप किसी विशेष स्थिति के बारे में सोचते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आप टीवी देख रहे हैं, टेलीविज़न देख रहे हैं, तो आपके मन में यह प्रश्न उठेगा कि आज से 20 साल पहले क्या टेलीविज़न ऐसी ही हुआ करती थी जैसी अभी दिखाई दे रही है। या अक्सर आपने अपने पापा को, मम्मी को यह कहते हुए सुना होगा कि भाई हम जब छोटे थे तब तो टीवी थी ही नहीं। तो आपको मन में यह जिज्ञासा पैदा होती होगी, जागती होगी, प्रश्न पैदा होता होगा कि टीवी नहीं थी तो उस समय जीवन कैसा होता होगा। तो यह प्रश्न का उत्तर देने के लिए तो आपके माता पिता, आपके दादा दादी घर में हैं। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर बात हो 100 साल पुरानी, आपको जानना हो कि अब से 200 साल पहले क्या हुआ था, तब आप क्या करेंगे। आइए इस अध्याय को पढ़ते हैं और जानते हैं रशीदा के मन में उठी इस जिज्ञासा का जवाब। यह जिज्ञासा सिर्फ रशीदा के मन की नहीं है, यह जिज्ञासा आपके मन में भी उठती है। तो चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम पता लगा सकते हैं। दोस्तों, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न भी देख सकते हैं, या फिर हम अखबार पढ़ सकते हैं, है ना। इससे भी हमें पता चल जाएगा कि कल क्या हुआ था। और यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिसे उस समय की स्मृति हो, यानी कि उस समय की याद हो, स्मरण हो। लेकिन दोस्तों, बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है, यह एक बड़ा प्रश्न है ना। तो इसे कैसे जान सकते हैं, आइए अब ये देखते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। दोस्तों, अगर आपने इस पाठ के शीर्षक पर ध्यान दिया है, तो इस पाठ का शीर्षक है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो सबसे पहले हमें इस क्या का उत्तर मिल रहा है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। जैसे कि लोग क्या खाते थे, है ना, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, और यही नहीं, इसके अलावा कौन कौन से खेल खेलते थे, यह सब भी हम जान सकते हैं। हम आखेटको का अर्थ होता है शिकारी, जो जानवरों का शिकार करते हैं। तो हम आखेटकों यानी कि शिकारियों के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा पशुपालन करने वाले पशुपालकों के विषय में जान सकते हैं। कृषकों मतलब खेती करने वाले किसान के बारे में जान सकते हैं। शासकों के बारे में यानी राजा महाराजाओं के विषय में जान सकते हैं। इसके अलावा व्यापारियों, जो अलग अलग तरह का व्यापार करते थे, उनके बारे में जान सकते हैं। पुरोहितों यानी कि पंडितों के बारे में जान सकते हैं। शिल्पकारों, जो कि मूर्तियाँ बनाते थे, इन सब के विषय में विस्तार से जान सकते हैं। इसके अलावा कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में भी जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं कि आखिर उस समय सबका जीवन कैसा था। यही नहीं दोस्तों, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, या फिर कौन से नाटक देखा करते थे, कौन से गीत गाया करते थे। यह सब हम अतीत के बारे में जान सकते हैं, है ना। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न आता है, लोग
कहाँ रहते थे, ये हमें कहाँ का जवाब मिल रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। ठीक है, तो यह हम ज़रूर लगाएंगे, लेकिन इससे पहले आगे पढ़ते हैं कि ये क्या लिखा है। इसमें लिखा है कई लाख वर्ष पहले से लोग इसी नदी के किनारे, इसी नदी के तट पर, यानी कि इसी नर्मदा नदी के तट पर रहते थे लाख वर्ष पहले से, है ना। सुन के बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि 1 लाख वर्ष पहले से लोग जो हैं इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक मतलब क्या होता है? जो अपना भोजन एकत्रित करने के लिए संग्रहण करते हैं, फलों का, है ना, इत्यादि का। आसपास के जंगलों में दोस्तों जंगलों की विशाल संपदा से भी परिचित थे। आपने अक्सर देखा होगा कि जब पुराने समय की बातों को दिखाया जाता है टीवी में, किसी सीरियल में, तो या किसी कहानी में, तो हमें दिखाया जाता है कि इलाज करने वाले एक वैद्य जी होते हैं जो अलग अलग तरह की जड़ी बूटियों से परिचित होते हैं, दवाओं से परिचित होते हैं, है ना। और यही नहीं दोस्तों, आज भी आपने देखा होगा कि जब भी अक्सर हमें कहीं गिरते पड़ते चोट लग जाती है तो हमारे घर में हमारी दादी या हमारे दादाजी या कई बार हमारे पिताजी कहते हैं कि अरे कुछ नहीं होता, हल्दी वाला दूध पी लेना, है ना। तो यह जो हमें जानकारी है, जो ज्ञान प्राप्त है जड़ी बूटियों का, कि कौन सी जड़ी, कौन सी बूटी, कौन सा वृक्ष, कौन सा पौधा हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, यह भी हमें हमारे बुज़ुर्गों से, हमारे कई पीढ़ियों पहले के जो बुज़ुर्ग थे उनसे मिला हुआ ज्ञान है ना। और दोस्तों वो अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। और जानवरों का आखेट मतलब शिकार, इसके पहले अभी हमने आखेटक शब्द देखा था जिसका अर्थ होता है शिकारी, यह भी करते थे, इससे भी परिचित थे, है ना। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, यह जो मानचित्र 1 में पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाने के लिए कह रहे हैं, सबसे पहले हम इसका पता लगाते हैं। तो आइए देखते हैं मानचित्र को। यह मानचित्र है दोस्तों। अब ध्यान से देखिए इस मानचित्र को। ये पूरा मानचित्र मैंने आपके सामने स्क्रीन पर रख दिया है। क्या आप यह देख के पता कर सकते हैं कि इसमें नर्मदा नदी कहाँ दिखाई दे रही है? भाई मुझे तो दिखाई दे गई, है ना। आप देखने का प्रयास कीजिए, कहाँ है नर्मदा नदी? ज़रा सोचिए, दिमाग लगाइए, छाटिए। हाँ, बिल्कुल सही। मैं आपको बताता हूँ, आपने बिल्कुल सही खोजा। अब आपको और स्पष्ट दिखाई दे रही होगी, है ना। ये है दोस्तों नर्मदा नदी। ठीक है, अब देखिए ये नर्मदा नदी है, ठीक भारत के मध्य में स्थित है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब लिख रहा है, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया था। इसका क्या अर्थ है दोस्तों? इसका अर्थ ये है कि गेहूं जो आप देख रहे हैं, गेहूं और जौ जो है ये सबसे प्राचीन फसलें हैं। सबसे पहली फसल यही है। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाने के लिए कह रहा है। चलिए यह सब भी हम अभी देखेंगे। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। आइए दोस्तों एक बार इस मानचित्र को बड़े ध्यान से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी हम कोई मानचित्र देखते हैं तो हमें दिशाओं का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह जो भाग है यह उत्तरी भाग है ना। यह जो है ये उत्तर दिशा को बता रहा है, जम्मू कश्मीर, है ना। और यह जो नीचे का भाग है यह दक्षिणी भाग है। ठीक है, यह जो है यह पूर्वी भाग है। ठीक है, और यह जो है यह पश्चिमी भाग है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान से समझते हैं।
अगर मैं सबसे ऊपर से शुरुआत करूं तो आप देख रहे हैं यह काबुल नदी है। ठीक है, इस काबुल नदी को आप ध्यान से देखिए। यह काबुल नदी है, ये सुलेमान की पहाड़ियाँ है, ये किरथर है। यही पता लगाने के लिए हमसे कहा गया था ना कि उत्तर में हमें सुलेमान और किरथर का पता लगाना है। फिर आप देखिए यह सिंधु नदी है। ठीक है, और यह सब इसकी सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां जो एक नदी में आकर के मिल जाती हैं। सतलज नदी, रावी नदी, चेनाब नदी, झेलम नदी, यह सब इस सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। आगे जाकर देखेंगे व्यास नदी, ये हिमालय है ना, ये यमुना नदी है, ये गंगा नदी है, ये चंबल है, ये विंध्य पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, ये विंध्य पहाड़ियाँ हैं और यहीं के उत्तर में देखिए ये लिखा हुआ है, विंध्य के उत्तर में स्थित थे वो स्थान जहाँ पे सबसे पहले चावल उपजाया गया, और ये नर्मदा नदी है। इसका पता तो हम पहले ही लगा चुके हैं, है ना। और भी एक काम मैं छोटा सा आपको देता हूँ कि इस नक्शे को आप बाद में अपनी किताब में ज़रूर देखिएगा और अलग अलग जगहों के बारे में पता करने की कोशिश कीजिएगा, और दिशा के साथ दिशा का ज्ञान भी आप ध्यान में रखें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कह रहा है सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। मैंने अभी आपको बताया था कुछ सहायक नदियों के बारे में, है ना। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ, है ना। क्या कह रहा है ये पैराग्राफ? ये हमें बता रहा है कि आज से 4700 वर्ष पहले इन्हीं नदियों के किनारे जो सहायक नदियाँ थी, कुछ आरंभिक नगर फले फूले यानी आरंभिक नगरों का विकास हुआ, और गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे और समुद्र के तटवर्ती जो इलाके हैं उनमें नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व यानी कि 2500 साल पहले हुआ। इसके बाद आगे देखते हैं गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है प्राचीन काल में मगध यानी वर्तमान में जो बिहार में है ना नाम से जाना जाता था, मगध नाम से जाना जाता था, वर्तमान में यह बिहार में है। इसके शासक यानी इसके राजा महाराजा बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक के यात्रा की है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा बहुत जोखिम भरी होती थी, यानी बहुत कठिन सफ़र था। आप ही सोचिए, यदि हम यात्रा करने निकले, पैदल निकले, है ना, रथ पे निकले, बैलगाड़ी पे निकले, और उसमें हमें पहाड़ियों को पार करना है, रेगिस्तान को पार करना है, जहाँ लंबे रास्ते में रेत ही रेत है, कोई खेत नहीं, कोई वृक्ष नज़र नहीं आ रहा, नदियाँ ही नदियाँ हैं, समुद्र है, तो यात्रा कितनी कठिन हो जाएगी, कितनी जोखिम भरी हो जाएगी। फिर भी दोस्तों यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। इसीलिए तो कहा जाता है कि असंभव कुछ भी नहीं है सामर्थ्य के आगे, है ना। तो अतः कभी, और दोस्तों कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा पड़ जाना, बाढ़ आ जाना आदि। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान लोग जाया करते थे। और कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। दोस्तों हम जब इतिहास पढ़ते हैं ना, तो हमारे इतिहास में क्या है? हमारे इतिहास में युद्धों का वर्णन है, हमारे इतिहास में राजा महाराजाओं की जीत का वर्णन है, उनकी हार का वर्णन है, और लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हैं, उन भ्रमण करने वालों के बारे में वर्णन है। यह सब हमें इतिहास में मिलता है। ठीक है, इसके बारे में हम विस्तार से कभी और समझेंगे, जानेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफ़िले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर के, कीमती वस्तुएं लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे।
धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तक तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर यानी मौका मिला था। ठीक है, अच्छा ये बताइए, आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? ये प्रश्न पूछा है आपसे, आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? मुझे उम्मीद है कि इस पर सोचने पर आप इसका जवाब ज़रूर दे देंगे, है ना। देखिए, अब कह रहा है कि एक बार फिर से मानचित्र एक देखो, पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही, मानचित्र में हमने अभी हिमालय को देखा था ना। तो पर्वत है, समुद्र है, यही तो इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, क्योंकि समुद्र थे, पहाड़ियाँ थी। जिन्होंने ऐसा चाहा, कैसा चाहा, सीमाओं को पार करना चाहा, वे ऐसा कर सके, है ना। अभी हमने देखा असंभव नहीं था उनके लिए यात्रा करना, मुश्किल भरा ज़रूर था, जोखिम भरा ज़रूर था। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ पर आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कई सौ वर्षों की बात। तो देखिए, कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। क्या आपने यह नोटिस किया है, इस पर ध्यान दिया है कि आज भी हमें यदि हमारे किसी दोस्त के, किसी मित्र के यहाँ का कोई डिश अच्छी लगी, कोई पकवान अच्छा लगा, तो हम उससे पूछते हैं ये कैसे बनाया, ये कैसे तैयार हुआ। या अक्सर आपने अपनी मम्मी को उनकी सहेलियों से बात करते सुना होगा कि अरे भाई तुमने ये खाना कैसे बनाया, वह तो बहुत अच्छा था, है ना। तो आज भी हम यही करते हैं, लोगों से मिल कर के, अपने विचारों को आदान प्रदान करके नई नई चीज़ें सीखते हैं, कभी देखकर, कभी सुनकर, है ना। ओके, अब हम पढ़ेंगे देश के नाम। तो दोस्तों, अपने देश के लिए प्रायः हम इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं, है ना। इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है ना। किससे निकला है? इंडस से निकला है। इसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। अब कह रहा है कि अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पूर्व, उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोज अथवा इंदोज और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा, है ना। यानी ये जो ईरानी लोग थे, यूनानी लोग थे, इन्होंने सिंधु को हिंदोस कहा या फिर इंदोस कहा, और इस नदी के आसपास जो लोग रह रहे थे, जो भूमि प्रदेश था, उसको नाम दिया इस नदी के नाम के आधार पर इंडिया। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। भारत नाम का जो प्रयोग है वो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। उत्तर पश्चिम, है ना। मैंने अभी आपको दिशाओं के विषय में बताया था, ठीक है। तो आप उसमें अनुमान लगाकर देखिएगा कि उत्तर पश्चिम क्या था। हमारा जो भारत है ना, वो ऊपर से कुछ इस तरह से है ना। तो ध्यान रखिए, ये जो है, ये ऊपर का जो हिस्सा है वह उत्तर है ना। और इस तरफ जो पश्चिम है यहाँ पे, तो ये वाला जो हिस्सा है ये उत्तर पश्चिम कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के जो समूह हैं, उनके लिए भारत शब्द का उपयोग किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक मतलब शुरुआती लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति यानी रचना ऋग्वेद में भी मिलता है। आपने वेदों के बारे में सुना होगा। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। किसका? भारत का, इस समूह का, जो उत्तर पश्चिम में स्थित भूमि प्रदेश को कहा जाता था। आइए अब आगे बढ़ते हैं।
अब प्रश्न है अतीत के बारे में कैसे जानें। तो दोस्तों, अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन भाषा के शब्द मैनू से बना है, जिसका अर्थ होता है हाथ या हाथ से निकला हुआ। ठीक है, तो यानी कि हाथ से लिखे होने के कारण इन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र के उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती है। ठीक है, आज तो हमें लिखने के लिए कॉपी है और कई सारे पेजेस हमें मिल जाते हैं, लेकिन उस समय यह ताड़पत्रों पर लिखा जाता था। ये ताड़पत्र क्या है? एक विशेष प्रकार का पेड़ जिसका नाम भुर्ज है, उस पेड़ की छाल से, यह पेड़ सिर्फ हिमालय क्षेत्र में पाया जाता था, है ना, हिमालय क्षेत्र में उगने वाला था। ये भुर्ज नामक पेड़ था। इसकी छाल से विशेष तरीके से भोजपत्र तैयार किया जाता था। उस पर लिखी हुई हमें यह पांडुलिपियाँ यानी मैन्यूस्क्रिप्ट मिलती थी। मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आ रहा होगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। यह एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, है ना, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह एक पांडुलिपि का उदाहरण है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को हम यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, यह जो आपको दिखाई दे रही है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना व्यवस्थित तरीके से लिखा हुआ है ना, कितना सुंदर लग रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। इतने वर्षों से इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों जैसे राजाओं के जीवन, औषधियों, विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। और इसके अलावा हमारे यहाँ पे महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। जो आम लोग होते थे ना, यानी सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले, वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं, यानी उन्हें कुरेद कर उस पर लिखा जाता था। इसे कहते हैं उत्कीर्ण करना। कभी कभी जो शासक थे यानी राजा महाराजा थे और अन्य लोग थे, वो अपने आदेशों को, जो आदेश वह देते थे, जो नियम वह देते थे, वह उस पर इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे। जैसे हम स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे नोटिस लगता है, ठीक उसी तरह से, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। ठीक है, अब उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में जो उन्हें विजय प्राप्त होती थी, इसका लेखा जोखा भी रखा करते थे, है ना। अब देखो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसी का एक उदाहरण है। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफ़गानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में हम अध्याय 8 में पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं, यानी हम जो लिखते हैं वह भाषा नहीं, लिपि है ना। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों में बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं
पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आपको भाषा और लिपि में क्या अंतर है यह समझ में आ रहा होगा, है ना। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ ताकि आप और अच्छे से इसे देख पाएँ, है ना। उम्मीद है कि आप इसे देख पा रहे होंगे। आप यहाँ पे अंग्रेज़ी भाषा के कुछ अक्षरों को देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आप एच टी जैसा कुछ देख पा रहे हैं, ये आपको टी ई ऐसा दिख रहा होगा, है ना। टी ए, ये के ए लिखा है। आपने गौर किया इस पर? ज़रूर किया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आपके लिए एक प्रश्न है, क्या आप बता सकते हैं कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? तो देखिए, इसका एक छोटा सा आंसर तो मैं आपको दे दूं कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने का आशय जो था वो यह था कि ये लंबे समय तक के बने रहेंगे, आसानी से नष्ट नहीं होंगे। जैसा अभी हमने देखा था ऊपर कि जब भोजपत्र लिखे गए भुर्ज वृक्ष की छाल पर, तो वह उन्हें कीड़ों ने खा लिया, लेकिन इसे कीड़े कैसे खा सकते हैं? यह तो ठोस धातु पर लिखा हुआ है ना। तो यह इसका सबसे बड़ा फ़ायदा, लाभ में से एक था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों और तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इस चित्र को आप बड़े ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये जो मटका आपको दिखाई दे रहा है, यह एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पहले होता था। ठीक है, और दाईं ओर एक पुराना चांदी का सिक्का है ना। आप सोच रहे होंगे सिक्का कहाँ है, लेकिन ये आप ध्यान से देखिए। ठीक है, इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पहले होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह किस तरह से अलग है? इसका आकार अलग है ना। और इस पर भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ हो सकता था, लेकिन आप यहाँ पर आप देखेंगे कि आकृतियाँ बनी हुई है ना। जबकि हमारे सिक्के पर बहुत सारी चीज़ें जैसे सन इत्यादि लिखा हुआ होता है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते थे। इसमें उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे, है ना। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? इस प्रश्न का उत्तर भी आपको खोजना पड़ेगा, है ना। सोच करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना। स्रोत शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व, इनसे ज्ञात जानकारियों के लिए स्रोत शब्द का प्रयोग किया जाता है। कौन करता है? इतिहासकार करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। यानी इतिहासकार का मतलब क्या है? जो अतीत के बारे में पढ़ते हैं, यानी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनः निर्माण करते चले जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह, डिटेक्टिव की तरह होते हैं जो सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में करके अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है एक शीर्षक, अतीत एक या अनेक। दोस्तों, इस पुस्तक का जो शीर्षक है उसको पढ़िए। उसमें लिखा है हमारे अतीत। आपकी इतिहास की पाठ्य पुस्तक का नाम है हमारे अतीत। ऐसा नहीं लिखा हमारा अतीत, है ना। यह अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया
है ना। आप जानते हैं बहुवचन क्या होता है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए अतीत के अलग अलग मायने थे, है ना। देखिए दोस्तों, एक व्यापारी जो व्यापार करता है उसके लिए अतीत व्यापार से जुड़ा हुआ है ना। एक पशुपालक के लिए जो जानवरों को पालता है, या खेती करने वाले किसान कृषकों की बात करूं, इनका जीवन राजाओं से, रानियों के जीवन से बहुत भिन्न था, बहुत अलग था, है ना। यहाँ पे व्यापारियों का जीवन, शिल्पकारों का जीवन, जो मूर्ति इत्यादि निर्माण करते थे, इनका जीवन राजा रानी से या कृषकों से अलग था, भिन्न था। तो जैसा कि हम आज भी देख सकते हैं, है ना, आज भी हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों, रीति रिवाजों का पालन करते हैं। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत, यानी इसके विपरीत अगर आप देखें विपरीत शहरों में रहने वाले लोगों को, तो खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर वो निर्भर करते हैं, है ना। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे, यानी इतिहास में भी थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का, यानी जो उसने जीत प्राप्त की है ना अलग अलग देशों पे, अलग अलग राज्यों पे, उसका लेखा जोखा भी रखते थे कि उन्होंने कौन कौन सी भूमि जीती है, कौन कौन सा भूभाग जीता है। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, क्योंकि उन्होंने इसका लेखा जोखा रखा, जिसे इतिहासकार स्रोत कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक, सामान्य जीवन जीने वाले लोग जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे, है ना। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। इसके बाद अगला शीर्षक है तिथियों का मतलब। अगर कोई आपसे तिथि के विषय में पूछे तो आप शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या 2021, इस तरह का कोई और वर्ष बताएंगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए हमारा जो कैलेंडर है वह कितने वर्ष पुराना है, तो आप कहेंगे कि सर 2021 चल रहा है, यानी 2021 वर्ष पुराना है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। यानी आज 2021 है, तो आज का जो वर्ष है वो ईसा मसीह के जन्म के 2021 वर्ष बाद का है, यह हम बताना चाह रहे हैं। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसवी पूर्व, यानी ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। जैसे अगर मुझे 4000 वर्ष पहले की बात कहनी हो तो मैं कहूँगा 2000 ईस्वी पूर्व, है ना। ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष पहले, तो वह आज से 4000 वर्ष पहले अपने आप हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप यह समझ गए होंगे। तो पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। अब कहते हैं, आगे देखते हैं क्या है। ये है एक छोटा सा, यहाँ पे आपको ब्लू बॉक्स नीला ये जो दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा है अंग्रेज़ी में BC, हिंदी में जिसे हम ईस्वी पूर्व कहते हैं उसे अंग्रेज़ी में BC कहते हैं, जिसका अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व, यानी ईसा के जन्म से पहले। ठीक है, कभी कभी हम इसे AD के रूप में भी लिखते हैं, है ना। AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब दो लैटिन शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा, है ना। यह वीडियो आप समझ पाए होंगे, जो मैंने आपको समझाया, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर साझा करें अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।